कहानी की शुरुआत बेन और उसके कजन अली से होती है, जो इस वक्त एक ज्वेलरी स्टोर तक डायमंड्स डिलीवर करने जा रहे होते हैं। अली इस काम में नया है और साफ दिख रहा होता है कि वो काफी नर्वस है। बेन उसकी तरफ देखकर कहता है, बंदूक लाया है ना, लोडेड रखना। इसी वक्त हम डेविस नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो अभी अभी उठा है। डेविस एक स्मार्ट और एक्सपीरियंस चोर है, जिसने सालों में ना जाने कितनी चोरियां की हैं, लेकिन कभी अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ा। आज वो अपने एक प्लान पर काम कर रहा है। उसने पहले ही मसूद नाम के एक आदमी की कार के ब्रेक्स के साथ छेड़छाड़ कर रखी थी और अब उसका पीछा कर रहा था। डेविस आराम से मसूद की कार को ओवरटेक करता है और एक पतली सी रोड पर जाकर अपनी गाड़ी बीच में रोक देता है। फिर ट्रंक खोल देता है। जैसे ही मसूद गाड़ी से उतरकर कहता है कि गाड़ी हटाओ, डेविस तुरंत उस पर गन तान देता है और पूछता है, कोई वेपन है तुम्हारे पास? मसूद कहता है कि कार के अंदर है। डेविस उससे फोन का पासवर्ड पूछता है और फिर उसे ट्रंक के अंदर बंद कर देता है। साथ ही कहता है कि अंदर पानी रखा हुआ है। इसके बाद वो जल्दी से मसूद का फोन उठाता है और वहां से निकल जाता है। उधर ज्वेलरी स्टोर में ऑनर सैमी बैंक से नए लड़के के बारे में पूछ रहा होता है। फिर वो बेन को एक ब्रीफकेस देता है जो फेक डायमंड से भरा हुआ था। उसके बाद सैमी असली प्लान बताता है। असल में वो लोग लगभग $3 मिलियन के 2 सेट्स ऑफ डायमंड ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। ओरिजिनल डायमंड्स बेन के सॉक्स के अंदर छुपाए गए होते हैं। सैमी उसे वार्निंग देता है कि अली को इस बारे में कुछ मत बताना, क्योंकि वो अभी नया है। बाहर आकर सैमी अली से कहता है, अपनी गन दिखाओ। गन देखते ही वो कहता है, ये पुरानी चीज कहाँ से उठा लाया, कहीं हाथ में ही ना फट जाए। फिर वो अली को एक बेटर गन देता है और कहता है कि काम खत्म होने के बाद वापस कर देना। साथ ही वो बाहर खड़ी एक कार की तरफ इशारा करके बताता है कि सिक्योरिटी के लिए वो गाड़ी तुम्हारा पीछा करेगी। जैसे ही बेन और अली वहां से निकलते हैं, डेविस स्टोर के पास अपनी कार पार्क करता है और चुपचाप उनका पीछा करना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद जब वो एक शांत डिलीवरी लोकेशन पर पहुंचते हैं, डेविस मास्क पहनकर अपनी कार उनकी गाड़ी में दे मारता है और तुरंत दोनों पर गन तान देता है। बेचारा अली वहीं जम जाता है। फिर डेविस अपने फोन पर बेन को उसके घर की वीडियो दिखाता है और उसकी वाइफ का नाम लेकर कहता है, मेरा आदमी तुम्हारे घर के बाहर खड़ा है। उसके बाद वो दोनों को अपने फोन उसकी कार के अंदर फेंकने के लिए कहते हैं। अली बिना सोचे तुरंत ऐसा कर देता है। डेविस असली डायमंड और उनकी वैल्यू का सर्टिफिकेट मांगता है। साथ ही वो साफ बोल देता है कि उसे ब्रीफ केस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पहले बेन अनजान बनने की कोशिश करता है और कहता है, मुझे तो सिर्फ ब्रीफ केस दिया गया था। लेकिन डेविस तुरंत उसकी बात काट देता है और कहता है, ये डायमंड्स इंश्योर्ड हैं, तुम्हारे बॉस को इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिल जाएंगे, अपनी जान क्यों रिस्क में डाल रहे हो? डेविस को बहुत ज्यादा जानकारी थी, इसलिए बेन आखिर में मान जाता है कि असली डायमंड उसके लेफ्ट सॉक्स में छुपे हुए हैं। वो धीरे से उन्हें निकाल कर दिखा देता है। डेविड डायमंड ले लेता है और फिर जल्दी से मसूद को अपनी कार के ट्रंक से बाहर निकाल देता है। लेकिन इन सब के दौरान अली ने अपनी पुरानी गन छुपा कर रखी हुई थी। जैसे ही डेविस वहां से निकलने लगता है, अली अचानक उस पर फायर कर देता है, लेकिन उसकी पुरानी गन मिसफायर कर जाती है और इतनी नजदीक से भी डेविस बच जाता है। डेविस तुरंत रिएक्ट करता है, कार रिवर्स में डालता है और तेजी से वहां से निकल जाता है। वो सिटी की रोड से गुजरता हुआ एक पार्किंग गैराज में पहुंचता है, लेकिन साफ दिख रहा होता है कि वो घबरा गया है, क्योंकि आज उसने मौत को बहुत करीब से देखा था। गैराज के अंदर जाकर वो अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज निकालता है, खुद को साफ करता है, कार को छोड़ देता है, दूसरी गाड़ी में स्विच करता है और फिर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाता है। इसी बीच हमें डिटेक्टिव ब्लू और उसका पार्टनर दिखाई देते हैं, जो डायमंड रॉबरी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। वो बेन से कुछ सवाल पूछते हैं और शुरू से ही उन्हें मामला थोड़ा सस्पिशियस लगता है। उनका कहना था कि जिस दिन तुम $3 मिलियन डायमंड ले जा रहे थे, उसी दिन तुम लूट लिए गए, और सबसे बड़ी बात, चोर को तुम्हारी वाइफ का नाम कैसे पता था? लेकिन बेन सीधा जवाब देता है कि उसने किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं की। फिर अली मान लेता है कि जाने से पहले उसने एक गोली चलाई थी, लेकिन उसका निशाना चूक गया। डिटेक्टिव एक और सवाल पूछता है, अगर चोर के पास मौका था तो उसने वापस फायर क्यों नहीं किया? लू का मानना था कि ये काम किसी ऐसे आदमी ने किया है जो काफी टाइम से लोगों पर नजर रखे हुए था। साथ ही उसे लगता है कि ये क्रिमिनल जितना हो सके वायलेंस से बचने की कोशिश करता है और अक्सर उसी हाईवे एरिया के आसपास क्राइम करके तुरंत गायब हो जाता है। उधर डेविस अपने अपार्टमेंट वापस पहुंचता है और डायमंड्स को एक कप के अंदर डाल देता है, लेकिन जब उसकी नजर अपने पहने हुए मास्क पर पड़ती है तो उसे उस पर खून के दाग नजर आते हैं। अचानक उसके दिमाग में आता है कि जो कार उसने पार्किंग गैराज में छोड़ी है, उसके अंदर भी शायद खून के निशान रह गए हों। शाम को डेविस अपने पार्टनर मिस्टर मनी से मिलता है, जो चोरी का माल बेचने का काम करता है। वो पूछता है, सब कैसा रहा? डेविस बताता है कि आज का काम लगभग बिगड़ ही गया था और वो मुश्किल से बचकर निकला है। वो कहता है कि गोली उसके बहुत करीब से गुजरी थी,
साथ ही वो ये भी मानता है कि जो अगला काम उन्होंने प्लान किया था अब वो उसे काफ़ी रिस्की लग रहा है और शायद वो उसे करना नहीं चाहता। मिस्टर मनी सीधा पूछता है, तो कोई बेटर प्लान है तुम्हारे पास? डेविस जवाब देता है, उसी पर काम कर रहा हूँ। उसी रात डेविस शेरॉन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना शुरू करता है जो एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करती है। इस वक्त शेरॉन मैनरू नाम के एक अमीर आदमी को इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने की कोशिश कर रही होती है। वो उसके बड़े और खूबसूरत घर की तारीफ करती है और कहती है कि इंश्योरेंस कंपनीज ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ही होती हैं क्योंकि उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ होता है। वो उस बुजुर्ग मिलियनर की लगातार तारीफ करती रहती है और लगने ही लगता है कि मैनरो डील साइन कर देगा, लेकिन फिर शेरॉन गलती से मैनरो की काफी यंग फियांसे को उसकी बेटी समझ लेती है और वहीं डील के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। बाद में जब उसके कोवर्कर्स पूछते हैं कि डील हुई या नहीं तो वो सिर्फ इतना ही कहती है कि मैनरो अभी सोच रहा है। उसके बाद शेरॉन अपने बॉस फिल से प्रमोशन के बारे में बात करती है, लेकिन फिल तुरंत टॉपिक बदल देता है। वैसे जो $3 मिलियन के डायमंड चोरी हुए थे उनका इंश्योरेंस भी शेरॉन की कंपनी ने ही किया हुआ था। फिल शेरॉन को कहता है कि पुलिस डिपार्टमेंट में उसके कॉन्टेक्ट्स हैं, इसलिए उसे ही ये केस हैंडल करना चाहिए। वो समझता है कि अगर चोर जल्दी पकड़े गए तो कंपनी को इंश्योरेंस का पैसा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन शेनरो मैनरो वाली डील से हटना नहीं चाहती थी। मौका देखते ही मैलिन नाम की एक और एम्प्लॉय तुरंत बोल पड़ती है कि वो मैनरो अकाउंट संभाल लेगी। आखिरकार शेरॉन मजबूरी में मान जाती है। इसी दौरान ज्वेलरी स्टोर के ऑनर सैमी से भी रॉबरी के बारे में पूछताछ चल रही होती है। डिटेक्टिव को ये तक शक होता है कि कहीं उसने इंश्योरेंस का पैसा लेने के लिए खुद ही रॉबरी अरेंज तो नहीं करवाई, लेकिन सैमी तुरंत अपना बचाव करता है। वो कहता है कि पिछले 27 सालों से वो अपनी दुकान चला रहा है और 2 स्टोर्स भी खोल चुका है। वो कहता है, अब मैं अपनी पूरी रेप्यूटेशन को रिस्क में क्यों डालूंगा? सैमी जोर देकर कहता है कि उसने डिलीवरी के बारे में किसी को फोन नहीं किया था, सिर्फ एक ईमेल भेजा था। जैसे ही लू ये बात सुनता है उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। उसे लगता है कि अगर चोर ने ईमेल हैक कर ली हो तो शिपमेंट की सारी डिटेल्स उसके हाथ लग सकती थी। उधर डेविस अपने हैकर को पैसे दे रहा होता है ताकि वो शेरॉन के सोशल मीडिया अकाउंट्स को अच्छे से देख सके। वो जानना चाहता है कि शेरॉन किन लोगों से बात करती है और उसके पास किस तरह की इंफॉर्मेशन होती है। अब साफ हो जाता है कि डेविस सिर्फ रॉबरीज प्लान नहीं करता था, वो इंश्योरेंस कंपनी पर भी नजर रखता था ताकि पता लगा सके कि किसके पास कौन सी महंगी चीजें हैं और क्या क्या इंश्योर्ड है। बाद में जब डेविस एक रेड लाइट पर रुकता है तब माया नाम की एक औरत अचानक उसकी कार में टक्कर मार देती है। माया तुरंत गुस्से में आ गई और बोली, तुमने अचानक गाड़ी क्यों रोक दी? डेविस ने शांत रहकर रेड लाइट की तरफ इशारा किया और पूछा, तुम ठीक तो हो ना? अभी भी थोड़ी घबराई हुई माया बोली कि वो लेट हो रही थी और वैसे भी उसे उस गाड़ी को चलाने की ज्यादा आदत नहीं थी। एक्सीडेंट के बाद उसने डेविस से कहा कि अपनी इंश्योरेंस डिटेल्स दिखाओ ताकि वो प्रॉपर रिपोर्ट कर सके। हालांकि गलती पूरी तरह माया की थी, लेकिन डेविस पुलिस के चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहता था। उसने गाड़ी से कैश की एक गड्डी निकाली और बोला, मैं अभी इसी वक्त सारा नुकसान भर देता हूँ। मैंने उसे ध्यान से देखा और पूछा, क्या तुम हमेशा इतना कैश साथ लेकर घूमते हो? सवाल से बचने के लिए डेविस ने तुरंत बात बदल दी और बोला, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, बस बताओ कितने पैसे चाहिए। लेकिन माया ने मना कर दिया। उसने समझाया कि ये कंपनी की कार है और उसे सब कुछ प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट करना पड़ेगा वरना उसकी जॉब जा सकती है। इसलिए डेविस के पास अपनी इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन दिखाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। बाद में शेरॉन एक कैफे में डिटेक्टिव लू से मिली ताकि डायमंड रॉबरी केस के बारे में बात कर सके। उसने सजेशन दिया कि ज्वेलर और कोरियर दोनों के लिए डिटेक्टर टेस्ट करवाना चाहिए। जैसे ही उसने ये बात कही, लू तुरंत समझ गया कि इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करने से बचना चाहती है। बातों ही बातों में लू ने शेरॉन को कुछ डेटा दिखाया जिससे लग रहा था कि इंश्योरेंस कंपनी के अंदर का कोई इंसान भी इन क्राइम्स में शामिल हो सकता है। उसने कैजुअली कहा, तुम्हारी कंपनी से इंश्योरेंस लेने वाले काफी लोगों के साथ अजीब तरीके से रॉबरी हो जाती है। फिर उसने कहा, ऐसा लगता है जैसे अंदर का कोई आदमी चोरों की मदद कर रहा हो। बाद में स्टेशन पर लू ने इसी थ्योरी पर और गहराई से काम करना शुरू कर दिया। उसने पुराने रॉबरी केसेस निकाले और उन्हें एक एक करके देखना शुरू किया। सबसे पहले उसने छोटी मोटी चोरियां हटा दी क्योंकि असली चोर वायलेंस से बचने की कोशिश करता था, इसलिए उसने ज्यादा वायलेंट केसेस भी साइड कर दिए। जब लिस्ट छोटी हुई तब उसे एक पैटर्न नजर आया। लगभग सारी रॉबरीज हाईवे 101 के पास ही हुई थी। हर केस में बेकार की हिंसा नहीं हुई थी और चोर बहुत साफ तरीके से बचकर निकल गया था। अब लू को पूरा यकीन हो गया था कि इन सब के पीछे एक ही आदमी है, लेकिन उसके बॉस को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। इतने सारे पुराने केसेस दोबारा खोलने से डिपार्टमेंट की इमेज खराब हो सकती थी, मीडिया भी सवाल उठाने लगता। उसके बॉस ने सीधा कहा, पुराने केसेस मत खोलो, हमारा काम सॉल्व केसेस का नंबर बढ़ाना नहीं है। निराश होकर लू वहां से चला गया। दिल से उसे लगता था कि उन पुराने केसेस में गलत लोग पकड़े गए थे। उधर मिस्टर मनी एक आदमी अरमान से मिला। वो चाहता था कि अगला काम अरमान करे क्योंकि डेविस पहले ही मना कर चुका था। उसका कहना था कि मिशन बहुत रिस्की है और किसी को चोट लग सकती है।
है। लेकिन अरमान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। किसी को चोट लगे या जान चली जाए उसके लिए ये मायने ही नहीं रखता था। इसलिए उसने तुरंत हाँ कर दी। अगले दिन प्लान पर काम शुरू हो गया। एक डिलीवरी वर्कर हाथ में हैंडकफ से बंधा हुआ डायमंड का ब्रीफकेस लेकर अंदर जा रहा था। तभी अरमान पीछे से उस पर टूट पड़ा। उसने बंदूक निकालकर सबको डरा दिया। डेविस के बिल्कुल उल्टा। अरमान के अंदर बिल्कुल भी रहम नहीं था। उसने कोरियर को बुरी तरह मारा और उससे चाबी निकलवा ली। फिर उसने एक औरत को पकड़ा और जबरदस्ती सारे गहने एक बैग में भरवा दिए। जाते वक्त उसने लोगों को डराने के लिए फायरिंग भी की। इसी दौरान डेविस ने माइक नाम से माया को मैसेज भेजा और उससे डिनर पर चलने को पूछा। माया मान गई। हालांकि उस रात वो थोड़ी देर से पहुंची। जहां डेविस उसे ले गया था वो जगह माया को काफी फैंसी लगी। उसने कहा कि वो किसी सिंपल सी जगह जाना पसंद करेगी। इसलिए दोनों वहां से निकले और एक स्ट्रीट फूड वाले स्पॉट पर पहुंच गए। डेविस की खतरनाक और बिल्कुल रंगीन जिंदगी में माया किसी रोशनी की तरह लग रही थी। उनकी डेट काफी अच्छी रही। माया के जाने के बाद डेविस की नजर पास वाले एक टेलीविजन पर पड़ी। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। उसमें सुबह लगभग 10 बजे हुई एक ज्वेलरी स्टोर पर रॉबरी की फुटेज दिखाई जा रही थी। लुटेरे ने पूरे वक्त मोटरसाइकिल हेलमेट पहने हुए था, इसलिए किसी को भी उसका चेहरा देखने का मौका नहीं मिला। रिपोर्टर ने इस रॉबरी को उन बड़ी चोरियों की सीरीज से जोड़ दिया जो काफी टाइम से चल रही थी। पुलिस गवाहों के बयानों से कोई सुराग ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि किसी के पास भी चोर के खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं था। बाद में लू ने फुटेज को बहुत ध्यान से देखा। उसे कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर लग रही थी। जगह, टाइमिंग और पूरा सेटअप पहले वाले पैटर्न जैसा ही लग रहा था, लेकिन इस बार चोर का बिहेवियर अलग था। पहला चोर हमेशा लड़ाई झगड़े और बेकार की हिंसा से बचने की कोशिश करता था, लेकिन ये वाला आदमी काफी गुस्से में लग रहा था। वो लोगों को मार रहा था और बिना सोचे समझे एक्शन ले रहा था। इसी वजह से सब लोग सोचने लगे कि या तो असली चोर बदल गया है या फिर इस बार कोई बिल्कुल नया आदमी ये सब कर रहा है। उधर डेविस गुस्से में मिस्टर मनी से मिलने पहुंच गया। उसने आते ही कहा, ये मेरा प्लान था, तुमने किसी और को कैसे दे दिया? लेकिन मनी ने तुरंत जवाब दिया, तुमने खुद तो ये काम किया नहीं, तुम तो पहले ही इस जॉब को लेकर नर्वस हो रहे थे। डेविस ने कहा कि बात पैसे की नहीं, उसके लिए ये भरोसे का सवाल था। तब मनी बोला, अगर मैं ना होता तो आज तुम यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते। दोनों के बीच बहस और ज्यादा गर्म हो गई। बाद में मनी अरमान से मिला और दोनों ने एक नया प्लान बनाया। उन्होंने डिसाइड किया कि कोरियर को खुद लूटने के बजाय डेविस को पूरा काम करने दिया जाए और बाद में उसी को लूट लिया जाए। इसी तरह सारा रिस्क डेविस उठाएगा और आखिर में सारा माल वो ले जाएंगे। उसके बाद मनी ने अरमान को उस हैकर का नाम भी बता दिया जिसके साथ डेविस अक्सर काम करता था। उसे पता था कि जल्दी या देर से डेविस उसके पास जरूर जाएगा। कुछ ही वक्त बाद डेविस को अपने कॉन्टेक्ट से नई इन्फॉर्मेशन मिली, लेकिन जब डेविस का ध्यान इधर उधर की इन्फॉर्मेशन में लगा था, अरमान ने चुपके से उसकी कार पर एक ट्रैकर लगा दिया। अपने अपार्टमेंट्स वापस आकर डेविस ने शैरोन के स्केड्यूल और उसकी पर्सनल डिटेल पर रिसर्च करना शुरू कर दी। अगले दिन वो बिल्कुल कैजुअल तरीके से शैरोन से बाहर मिला। उसने शैरोन की कार की तारीफ की तो शैरोन हंसकर बोली, जिंदगी बोरिंग गाड़ियां चलाने के लिए बहुत छोटी है। फिर उसने पूछा, वैसे तुम्हारे पास कौन सी कार है? पूरे कॉन्फिडेंट के साथ डेविस बोला, ये दिन पर डिपेंड करता है और आज मेरे पास एक खास कार है। शैरोन हंस पड़ी और बोली, अगर तुम इतनी आसानी से गाड़ियां बदल सकते हो तो शायद मुझे भी तुम्हारा प्रोफेशन ज्वाइन कर लेना चाहिए। डेविस मुस्कुराकर बोला, ठीक है, गैस करो, बताओ कौन सी कार है। अगर सही गैस किया तो चाबी तुम्हारी। शैरोन ने थोड़ा सोचा और मॉडल के साथ कलर भी गैस कर लिया। कलर तो बिल्कुल सही निकला, लेकिन मॉडल गलत हो गया। बस इसी छोटे से गेम से दोनों के बीच एक अच्छी कन्वर्सेशन शुरू हो गई। इसी दौरान डेविस ने अपना नाम मलिक बताया। उधर पुलिस स्टेशन में टीम रॉबरी की आखिरी कैमरा इमेज देख रही थी। लू ने फिर सोचा, क्या ये आदमी कभी हाईवे 101 के आसपास देखा गया है? जवाब मिला, नहीं, ये हाईवे पर कहीं नजर नहीं आया। तब लू बोला, ये आखिरी कैमरा था जिसमें ये कैप्चर हुआ है और यहाँ से हाईवे तक ज्यादा जगह भी नहीं है। फिर उसने कहा, मुझे लगता है इसने इसी एरिया में कहीं गाड़ी बदली है। लू ने पूरे एरिया को सर्च करने पर जोर दिया। बाद में माया डेविस के अपार्टमेंट आई। चारों तरफ देखकर उसे घर काफी खाली लगा। उसने कहा, यहाँ तो तुम्हारी कोई फोटो तक नहीं है, ना ही कोई पर्सनल चीज। डेविस ने बस इतना कहा कि उसे ऐसी चीजें पसंद नहीं। फिर माया ने म्यूजिक चला दिया और डेविस को डांस के लिए खींच लिया। मजाक करते हुए बोली, सच में किसी को तुम्हें इंसान बनना सिखाना पड़ेगा। धीरे धीरे डेविस ने अपने गार्ड नीचे करने शुरू की और दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। लेकिन अगली सुबह डेविस को अचानक महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसे अपनी कार चेक की और जल्दी ही उसने छुपा हुआ ट्रैकर ढूंढ निकाला। एक पल भी वेस्ट किए बिना उसने नया अपार्टमेंट ले लिया और अपनी लोकेशन बदल दी। बिल्कुल उसी वक्त लू को पार्किंग गैराज में छोड़ी हुई चोर की कार मिल गई।
और उस कार के अंदर फोरेंसिक टीम को खून की एक बूंद भी मिल गई। लू ने सैंपल को डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया, उम्मीद करते हुए कि शायद इससे कुछ आंसर मिल जाएंगे। इसी बीच डेविस शहर में शेरॉन से एक आर्ट म्यूजियम में मिला। डिनर के दौरान शेरॉन ने अपने काम के बारे में बताया कि वो अमीर क्लाइंट्स की महंगी चीजों को इंश्योरेंस करती है। तब डेविस ने उसे सच बता दिया, उनकी मुलाकात कोई कोइंसिडेंस नहीं थी। वो पहले से उसके बारे में जानता था और उसे एक डील ऑफर करना चाहता था। लेकिन शेरन को जल्दी समझ आ गया कि डेविस एक चोर है। उसने तुरंत मना कर दिया और कहा कि उसने पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम किया है। डेविस ने जवाब दिया कि हो सकता है तुमने किया हो, लेकिन जिन अमीर लोगों के लिए तुम काम करती हो जरूरी नहीं उन्होंने भी वैसे ही किया हो। ये सुनते ही शारन वहां से उठकर चली गई। बाहर आते ही डेविस ने उस बाइकर को देख लिया जो काफी टाइम से उसका पीछा कर रहा था। वो तुरंत अपनी कार में बैठा और उसके पीछे चल दिया। धीरे धीरे ये कैट एंड माउस जैसा चेज बन गया। काफी देर तक बचने की कोशिश करने के बाद बाइकर एक गाड़ी से टकरा गया और नीचे गिर पड़ा। फिर लंगड़ाते हुए एक पास की बिल्डिंग में घुस गया। डेविस भी उसके पीछे अंदर गया और गन तान कर बोला, मेरे से दूर रहना, समझा। उधर शैरोन एक योगा क्लास में लू से मिली। तभी लू को हाईवे 101 के पास एक सस्पिशियस आदमी के बारे में कॉल आई। असल में उसी एरिया में एक चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया था। जब पुलिस ने फायरिंग की तब पता चला कि वो तो सिर्फ एक लड़का था। लू का मानना था कि उसके पास गन भी नहीं थी, लेकिन फिर भी दूसरे ऑफिसर्स ने उसे गोली मार दी। इसके बाद उसके बॉस ने सारे पेंडिंग केसेस बंद कर दिए और कह दिया कि वही लड़का सभी चोरियों के पीछे था। इंश्योरेंस ऑफिस में मेलिन को काफी तारीफ मिल रही थी। मैनरो के साथ जो इंश्योरेंस डील चल रही थी वो फाइनली कंप्लीट हो गई थी। असल काम शेरॉन ने ही किया था, लेकिन आखिरी साइन मेलिन करके आ गई। बाद में शेरॉन ने चुपचाप मार्क से अपनी प्रमोशन के बारे में बात की, लेकिन उसने फिर से टॉपिक बदल दिया। जब शेरॉन ने कहा कि वो अपने क्लाइंट्स लेकर किसी और कंपनी में चली जाएगी, तब उसके बॉस फिल ने उसकी इंसल्ट करते हुए कहा कि 53 एज की औरत को कौन हायर करेगा। इसी दौरान लू को डीएनए रिपोर्ट मिल गई। वो उसे बड़े ध्यान से पढ़ने लगा। उसे लग रहा था कि शायद इस रिपोर्ट से सच सामने आ सकता है। दूसरी तरफ शेरॉन ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा फैसला ले लिया। उसने डेविस से कांटेक्ट किया और कहा कि वो उसके प्लान के बारे में बात करने के लिए रेडी है। उसने बताया कि मैनरो की शादी के लिए एक कोरियर आने वाला है जो लगभग 5.5 मिलियन डॉलर्स की वॉचेस और डायमंड्स लेकर आएगा। सिक्योरिटी काफ़ी टाइट होगी, लेकिन सिस्टम में कुछ लूप होल्स भी हैं। सबसे बड़ी बात यह थी कि पेमेंट टैक्स बचाने के लिए कैश में हो रही थी, जिसका मतलब था कि वहाँ लगभग 1 मिलियन डॉलर कैश भी होगा। ये सुनते ही डेविस के दिमाग में रॉबरी का आइडिया घूमने लगा। उसने पूछा कि कैश की सिक्योरिटी कैसी होगी, लेकिन शेरॉन को उस बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ ज्वेलरी को कवर कर रही थी, कैश को नहीं, इसलिए उसकी डिटेल्स उनके पास नहीं थे। डेविस थोड़ा हिचकिचाया क्योंकि ये काफ़ी रिस्की लग रहा था, लेकिन शेरॉन ने कहा कि टोटल वैल्यू लगभग 11 मिलियन डॉलर की है, इतना पैसा कि उसके बाद सब कुछ छोड़कर गायब हुआ जा सकता है। डेविस ने सिर्फ इतना कहा, पैसे तभी मैटर करते हैं जब तुम जिंदगी भर बचकर उन्हें खर्च कर सको। अब डीएनए रिपोर्ट में डेविस का नाम आ चुका था। लू एक एड्रेस पर गया जो रिकॉर्ड में रशिया के नाम से लिस्टेड था। दरवाजा एक औरत ने खोला। लू ने झूठ बोलते हुए कहा, मैं डिटेक्टिव लॉसनिक हूँ, क्या आप डेविस नाम के आदमी को जानती हैं? औरत का रिएक्शन देखते ही लू समझ गया कि वो उसे जरूर जानती है। दूसरी तरफ डेविस ने एक वॉइस मेल सुना। मैसेज उसी औरत का था जो उसे कॉल बैक करने को कह रही थी। जब डेविस ने उससे बात की तब उसे पता चला कि पुलिस पहले ही उसके बारे में पूछताछ करने पहुंच चुकी है। कहानी आगे बढ़ती है और डेविस को समझ आ जाता है कि इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे उसके करीब पहुंच रही है। कुछ ही टाइम बाद वो शेरॉन से दोबारा मिलता है ताकि कोरियर की डिटेल्स कंफर्म कर सके। शेरॉन अंदाज़ा लगाती है कि डिलीवरी फ्राइडे या सैटरडे को होगी, क्योंकि शादी संडे को है, इसलिए सामान उससे पहले पहुंचना ज़रूरी है। डेविस फिर उसे एक डिस्पोजेबल फ़ोन देता है और कहता है, हर कॉल के बाद सिम कार्ड डिस्ट्रॉय कर देना। शेरॉन हंसकर बोलती है, तुम्हें नहीं लगता ये ज़्यादा हो रहा है? बिल्कुल मूवी जैसा लग रहा है। लेकिन डेविस शांत रहकर कहता है, ऐसा ही काम होता है, इसमें कुछ फिल्म नहीं है, सबूत नहीं छोड़ते, काम बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। कुछ दिनों बाद शेरॉन पूरा प्लान समझ लेती है और हर डिटेल डेविस को बता देती है। लेकिन तभी अचानक अरमान वहाँ आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। घबरा कर शेरॉन कैश और डायमंड से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन उसे भी दे देती है। अब शेरॉन पूरी तरह कंफ्यूज हो चुकी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था आखिरकार चल क्या रहा है, इसलिए वो सीधा लू के पास पहुंच गई। अपनी जान के डर से उसने रॉबरी प्लान की हर बात सच सच बता दी, जिसमें पैसे और पूरा प्लान सब कुछ शामिल था। ये सुनते ही लोग उससे वार्न करने लगे। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी चोरी की प्लानिंग में शामिल होना खुद एक क्राइम है। अगर ये बात ऑफिशियली सामने आ गई तो सिर्फ जॉब ही नहीं जाएगी, जेल भी हो सकती है। उसकी सेफ्टी के लिए लू ने शेरॉन से कहा कि कुछ टाइम तक घर मत जाना।
उसने ये भी कहा कि अगर ज़रूरत हो तो उसके घर भी रुक सकती है। साथ ही लू ने कहा, माइक के बारे में जो भी जानती हो सब बताओ, छोटी से छोटी डिटेल भी इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ लू एविडेंस रूम में गया और डेविस के खिलाफ सारे सबूत जोड़ना शुरू कर दिया। इसी बीच डेविस ने माया को बताया कि उसे काम के सिलसिले में शहर छोड़ना पड़ेगा। माया को सेफ रखने के लिए उसने ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन उसकी ये सीक्रेसी माया को पसंद नहीं आई और नाराज होकर उसने रिलेशनशिप खत्म कर दिया। माया को खोने के बाद डेविस काफी अपसेट और फ्रस्ट्रेट हो गया। फिर आखिरकार रॉबरी वाला दिन आ गया। डेविस एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ा, बिना ये जाने कि अरमान के पास भी पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है और लू को भी उसके प्लान का पता चल गया है। अपनी यूजुअल ट्रिक यूज करते हुए डेविस ड्राइवर के पास गया, उस पर गन तान दी और उसे किडनैप कर लिया। अब प्लान ये था कि वो खुद ड्राइवर बनकर कोरियर को पिक करेगा। फिर मिस्टर फोस्टर के नाम से डिस्गाइज होकर वो बैंक कोरियर से मिला। वॉचेस और डायमंड से भरा बैग लेकर अब वो फेक कोरियर भी बन चुका था। मतलब अब गाड़ी के अंदर ड्राइवर भी नकली था और कोरियर भी। कुछ ही देर में वो लोग उस होटल पहुंच गए जहां मैनरू रुका हुआ था। रूम में एंटर करते ही डेविस ने गन निकाली और सबको फ्लोर पर बैठने को कहा। फिर उसने सेफ में रखे कैश की डिमांड की। जब मैनरो डेविस के कहने पर ब्रीफ केस से वॉचेस और डायमंड्स निकाल कर बैग में रख ही रहा था, तब पता चला कि उसने छुपा कर एक गन भी रखी हुई है। उसने तुरंत गन निकाली, डेविस पर तान दी और बोला, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, अब सरेंडर कर दो। डेविस ने शांति से जवाब दिया, मैंने आज तक किसी को हर्ट नहीं किया, आज भी अपना रिकॉर्ड खराब नहीं करना चाहता। एक पल में माहौल बहुत टेंस हो गया, लेकिन तभी अरमान रूम में घुस गया और उसने दोनों पर गन तान दी। डेविस के बिल्कुल ऑपोजिट अरमान वायलेंस में पूरा यकीन रखता था। उसने बिना सोचे मैनरो को गोली मार दी। उस अफरा तफरी में डेविस ने भी फायर किया और अरमान को मार दिया। सब कुछ खत्म होने के बाद लू ने डेविस की तरफ देखा और कहा, मुझे पता है तुम ही हाईवे 101 वाले थीफ हो। तुमने कभी किसी को खरोच तक नहीं पहुंचाई, लेकिन आज मेरी जान बचाने के लिए तुमने एक आदमी को मार दिया। उस वक्त उसे लगा कि डेविस कोई बुरा इंसान नहीं है, बल्कि हालातों की वजह से चोर बना है। लू ने उससे कहा, जो ले जा सकते हो ले जाओ और यहाँ से निकल जाओ। साथ ही उसने मैनरो की तरफ मुड़कर कहा, तुम वही कहोगे जो मैं कहूँगा, वरना तुम्हारी टैक्स फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन खुलवा दूंगा और बाकी ज़िंदगी जेल में गुजरेगी। उसके बाद लू ने बैकअप को कॉल किया और रिपोर्ट दी कि एक रॉबर लूट करने आया था और उसने उसे मार दिया। साथ ही उसने ये भी बताया कि मिस्टर मैनरो इस इंसिडेंट में इंजर्ड हो गए हैं। कहानी के एंड में डेविस अपना वादा निभाता है और लगभग $3 मिलियन शैरॉन को भिजवा देता है। जाने से पहले वो अपनी चमकती हुई कार लू के लिए छोड़ देता है और फिर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। वो माया को भी एक लेटर भेजता है जिसमें उसके बचपन की एक फोटो होती है। तो शायद हमारे हीरो को भी आखिर में अपना हैप्पी एंडिंग मिल ही गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।